10 चैप्टर संख्या 10 जो है अपना केचुआ 12th कक्षा का, और ये जो है अपना आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, दुनिया का सबसे सरल जो चैप्टर है वो कौन सा है? केचुआ। कक्षा 12th के हिसाब से आज अपन पढ़ेंगे केचुआ जो होता है। ये पढ़ने की जरूरत अपन को क्यों पड़ रही है? क्योंकि केचुआ जो होता है अपन को कार्बनिक खाद उपलब्ध करवाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा जो होती है सामान्य खाद की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा। इसलिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ रही है? केचुए को पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर जो है केचुआ जो होता है, देखो होता कैसा है, इसका शरीर जो होता है अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है, मतलब बहुत सारे खंड पाए जाते हैं केचुए के शरीर के ऊपर। तो पहले देखते हैं केचुआ जो होता है होता कैसा है, दिखाई कैसा देता है। तो केचुए का शरीर जो होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? अलग अलग खंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग खंडों के अंदर क्या होता है? विभाजित होता है। इन खंडों को कहा जाता है मेटामियर्स। इन खंडों को क्या कहा जाता है? मेटामियर्स। केचुए का शरीर जो होता है वो किस में विभाजित होता है? खंडों में विभाजित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मेटामियर्स। केचुए की संरचना की अपन देख रहे हैं कि इसका शरीर जो होता है किस में विभाजित होता है? खंडों के अंदर बटा हुआ रहता है, अलग अलग खंड इसके अंदर पाए जाते हैं। ये डायग्राम देख रहे हो आप अभी, तो ये डायग्राम जो है किसका दिखाई दे रहा है? केचुए की बाह्य संरचना अपन देख रहे हैं कि इस प्रकार से केचुए का शरीर जो होता है वो किसके अंदर विभाजित होता है? अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है। तो केचुए के बारे में देख रहे हैं अपन। तो केचुए का पहली चीज तो बात करें, इसका जो वंश होता है, केचुआ जो होता है तो पहले तो कौन से संघ से संबंधित है? तो संघ की अगर बात करें तो केचुआ जिस संघ से संबंधित है उसका नाम है एनेलिडा। कि केचुआ कौन से संबंधित संघ से संबंधित है? एनेलिडा संघ से संबंधित है। और ये जो एनेलिडा नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लेमार्क। एनेलिडा नाम किसने दिया? लेमार्क ने। इस लेमार्क ने एनेलिडा नाम दिया। और एनेलिडा जो संघ है इसके अंतर्गत कौन सा प्राणी आता है? अपना केचुआ। तो केचुआ प्राणी अपन देख रहे हैं। ये जो एनेलिडा है, केचुए की अगर मैं बात करूं तो केचुए की सबसे पहले खोज जिसने की थी, खोज की अगर मैं बात करूं कि केचुए की खोज जिसने की उसका नाम था प्रोफेसर KN बहल, करम नारायण बहल। इसने किसकी खोज की थी? केचुए की। कि केचुए का सबसे पहले विस्तृत वर्णन भी इसी ने किया था और खोज भी इसी ने की थी। केचुए का वर्णन भी इसी ने किया और केचुए की खोज भी इसी ने की थी। किसने? KN बहल ने। इसलिए अगर बात करूं, और केचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम देखो, वैज्ञानिक नाम क्या चीज होती है? केचुए का जो वंश होता है वो तो होता है फेरेटिमा, और जाति जो होती है वो क्या होता है? पोस्थुमा। मतलब केचुए का वंश, दो नाम है वैज्ञानिक नाम में, एक तो पहला नाम और दूसरा नाम। हमेशा वैज्ञानिक नाम में दो ही नाम होते हैं, और दो नाम में जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है और दूसरा नाम किसका होता है? जाति का होता है। उसमें अगर बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा फिर केचुए का? फेरेटिमा पोस्थुमा। क्योंकि वैज्ञानिक नाम में कितने नाम है? दो नाम। और वैज्ञानिक नाम को अलग अलग अगर हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करना भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो फेरेटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? केचुए का। बात करें केचुए की अन्य प्रजातियों की, तो केचुए की जो होती है अन्य प्रजातियां भी, बहुत सारी प्रजातियां केचुए की पाई जाती है, जिनमें से एक है आइसिनिया फोइटिडा। एक प्रजाति का नाम क्या है? आइसिनिया फोइटिडा। ये जो आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति है ये राजस्थान के अंदर, फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा, ये जो प्रजाति है ये राजस्थान के अंदर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कि राजस्थान की जलवायु के लिए केचुए की
जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की कौन सी प्रजाति बेस्ट मानी जाती है, तो वो कौन सी प्रजाति है, आइसिनिया फोएटिडा। ये जो फेरेटिमा अपन को जो डिस्क्रिप्शन जिसका पढ़ना है वो कौन से केचुए का पढ़ना है, फेरेटिमा पोस्थुमा का, कि ये फेरेटिमा पोस्थुमा जो होता है कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। तो पहले मैं थोड़ा सा वर्णन बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा केचुए की, कि केचुए का जो शरीर होता है, देखो पहले बात करते हैं अपन एनेलिडा संघ की थोड़ी सी। तो एनेलिडा के बारे में अपन ने क्या देखा कि एनेलिडा जो शब्द है ये किसने दिया था, लेमार्क ने। एनेलिडा शब्द किसने दिया, लेमार्क ने। एनेलिडा शब्द लेमार्क ने दिया। इस संघ की मुख्य विशेषता यह है कि इस संघ के जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, उन जीवों का जो शरीर है वो किस में बटा होता है, खंडों के अंदर बटा होता है। इस संघ के जितने भी जीव है उन जीवों का शरीर जो होता है किस में बटा होता है, खंडों में बटा होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मेटामियर्स कहा जाता है। जिन्हें क्या बोलते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। इस संघ के जितने भी प्राणी हैं, कौन से संघ के, एनेलिडा संघ के जितने भी प्राणी है उनके अंदर जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का, बंद परिसंचरण तंत्र। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनेलिडा संघ के जीवों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस प्रकार का पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। तो केचुए की अगर बात करें तो केचुए में, क्योंकि एनेलिडा संघ का ही है केचुआ, तो केचुए के अंदर भी किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लगभग जितने भी जीव है एनेलिडा संघ के, उन सभी जीवों के अंदर कौन सा प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एनेलिडा संघ का ही एक प्राणी है जिसको बोलते हैं अपन जोंक, हिरुडिनेरिया। जोंक की अगर बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको, हिरुडिनेरिया। ये जो हिरुडिनेरिया जो प्राणी है एनेलिडा संघ का, इस प्राणी के अंदर खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का पाया जाता है, खुला प्रकार का क्या पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा संघ की बात अपन ने की, एनेलिडा संघ में ही अपना जो है चैप्टर संख्या 10 केचुआ, ये जो केचुआ है ये भी केचुआ कौन से संघ से संबंधित है, अपने एनेलिडा संघ से संबंधित है। मतलब अपन इसी केचुए के बारे में अपन को, एनेलिडा संघ का जो प्राणी है केचुआ, इस चैप्टर के अंदर अपन को इसी केचुए के अंदर केचुए के बारे में अपन को पढ़ना है। तो केचुआ देखो कैसा होता है, दो चीज अपन को पढ़नी है। पहली चीज तो केचुए का अगर मैं बात करूं बाह्य आकारिकी इसकी कैसी होती है, कि केचुआ जो होता है बाहर से कैसा दिखाई देता है, बाह्य आकारिकी जो होती है वो कैसी होती है। बाह्य आकारिकी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मोर्फोलॉजी में। किसमें करते हैं, मोर्फोलॉजी में। तो केचुए की अपन को क्या चीज देखनी है आज, मोर्फोलॉजी अपन को देखनी है। अपन ने देखा कि केचुए की नहीं बात, अगर मैं बात करूं पूरे एनेलिडा संघ की, तो एनेलिडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनका शरीर जो होता है अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है। तो केचुआ का भी शरीर क्या होगा, सीधी सी बात है कि केचुआ का शरीर भी किसमें विभाजित होगा, अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होगा, क्योंकि केचुआ भी तो कौन से संघ का प्राणी है, एनेलिडा संघ का ही प्राणी है। तो बाह्य आकारी की अगर मैं बात करूं तो केचुआ का जो शरीर होता है इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित होता है इस प्रकार से। तो ये क्या पाए जा रहे हैं, केचुए के शरीर के ऊपर अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, खंड दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर से देखने पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं अपन को। तो ये चीज अपन देख रहे हैं, केचुए के शरीर की बात करें तो केचुए का जो प्रथम खंड है, ये वाला जो खंड, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से केचुए का जो शरीर होता है वो 100 से 120 खंडों का बना होता है। केचुए का शरीर कितने खंडों का बना होता है, 100 से 120 खंडों का इस प्रकार से केचुए का शरीर जो है बना होता है। कि केचुए के शरीर के अंदर खंड पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 100 से 120 खंड केचुए के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको अलग अलग खंड दिखाए गए हैं। तो इसी प्रकार केचुए के अंदर खंडों की संख्या कितनी होती है, 100 से 120 खंड होते हैं। अगर मैं बात करूं केचुए के लंबाई की, कि केचुए की जो होती है फेरेटिमा पोस्थुमा जो होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो फेरेटिमा पोस्थुमा की जो लंबाई होती है वो होती है 150 mm। कितनी होती है, 150 mm की केचुए की लंबाई हो गई। पहले तो खंडों की बात करें तो 120 तो क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। फिर मैं बात करूं किसकी, लंबाई की, तो केचुए के शरीर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 150 mm। फिर बात करें केचुए के शरीर की चौड़ाई की,
तो केचुए के शरीर की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3 से 5 mm। कितनी होती है? 3 से 5 mm। केचुए के शरीर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3 से 5 mm। अब बात करते हैं अपन केचुए के खंडों की, कि ये खंड जो होते हैं इनके अंदर बाहर से देखने पर अपन को कैसे दिखाई देते हैं। बाह्य आकारी की जो होती है केचुए की किस प्रकार की होती है, ये तो अपन ने देख लिया नॉर्मली कि 100 से 120 तो खंड पाए जाते हैं केचुए के शरीर पर। फिर बात करें कि लंबाई जो होती है 150 mm होती है, फिर चौड़ाई जो होती है 3 से 5 mm होती है। ये तो लंबाई चौड़ाई हो गई और केचुए के खंडों की बात हो गई कि इतने खंड केचुए के अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करें ये जो केचुए का प्रथम खंड है, केचुए का जो प्रथम खंड है, इस प्रथम खंड को कहा जाता है पेरिस्टोमियम। प्रथम खंड को क्या कहा जाता है? पेरिस्टोमियम। कि केचुए का प्रथम खंड जो होता है वो क्या कहलाता है? पेरिस्टोमियम। केचुए के प्रथम खंड को क्या कहा जाता है? पेरिस्टोमियम कहा जाता है। और ये जो प्रथम खंड है इसी के बीचों बीच केचुए के अंदर अर्धचंद्राकार क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। कि केचुए के शरीर के ऊपर मुख कौन से खंड पर पाया जाता है? तो प्रथम खंड बोलते हैं अपन, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? पेरिस्टोमियम के ऊपर, क्योंकि प्रथम खंड को क्या नाम दे दिया गया है? पेरिस्टोमियम। तो प्रथम खंड के ऊपर अर्धचंद्राकार आकृति का, इसका आकृति जो होती है वो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर क्या पाया जाता है? इसका मुख पाया जाता है केचुए का। फिर मैं बात करूं ये जो प्रथम खंड है केचुए का, इस प्रथम खंड के ऊपर आगे की ओर मुख के सामने एक उभार लटका हुआ रहता है। क्या चीज लटकी हुई रहती है? कि केचुए का जो प्रथम खंड होता है उसके मुख के सामने, प्रथम खंड के ऊपर मुख होता है और मुख के सामने क्या पाया जाता है? एक मांसल प्रवर्ध पाया जाता है, एक मांसल उभार पाया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रोस्टोमियम। क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम। मतलब केचुए के शरीर के ऊपर, पहले खंड के ऊपर जो मांसल उभार लटका हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ये जो प्रोस्टोमियम होता है ये क्या काम करता है? कि बिल खोदने का काम करता है। एक तो क्या काम करता है? बिल खोदने का काम करता है। कौन है? प्रोस्टोमियम। जो कहां पाया जाता है? प्रथम खंड के ऊपर। प्रथम खंड को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के बीचों बीच क्या पाया जाता है? अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है और इसके सामने क्या लटका हुआ रहता है? एक मांसल प्रवर्ध लटका हुआ रहता है, मांसल संरचना लटकी हुई रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम। और ये प्रोस्टोमियम जो होता है केचुए को बिल खोदने में क्या करता है? सहायता करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है प्रोस्टोमियम? केचुए के अंदर देखो आंखें नहीं होती है, केचुए के शरीर के ऊपर क्या नहीं पाई जाती है? आंखें नहीं पाई जाती है। तो सर फिर ये देखता कैसे है केचुआ? किसी न किसी चीज के द्वारा तो देखता होगा। कैसे इसको आभास होता है? तो ये जो प्रोस्टोमियम है ये क्या काम करता है? अंधेरे के अंदर उजाले का आभास करवाता है। केचुए को अंधेरे में उजाले का जो आभास करवाता है वो कौन सा है? कौन सी संरचना होती है? प्रोस्टोमियम। जो कहां पाई जाती है? केचुए के प्रथम खंड के ऊपर पाई जाती है। तो केचुए के प्रथम खंड को कहा जाता है पेरिस्टोमियम। के बीचों बीच पाया जाता है मुख, और मुख के सामने एक मांसल प्रवर्ध लटका रहता है प्रथम खंड के ऊपर, जिसे कहा जाता है प्रोस्टोमियम। जिसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम। और ये प्रोस्टोमियम जो होता है क्या काम करता है? एक तो सर बिल खोदने का काम करता है और इसके अलावा और क्या काम करता है? ये अंधेरे के अंदर केचुए को उजाले का आभास करवाता है। पहली चीज, ये बाह्य संरचना केचुए के अंदर अपन को देखने पर दिखाई देती है कि एक तो प्रोस्टोमियम होता है, प्रथम खंड को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के बीचों बीच पाया जाता है मुख, जो अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, और मुख के सामने प्रथम खंड के ऊपर, पेरिस्टोमियम के ऊपर जो होता है मुख के सामने एक मांसल प्रवर्ध लटका रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। इतनी चीज अपन देख ली। फिर बात करता हूं मैं खंड नंबर 5, 6। ये खंड नंबर 5 है और ये खंड नंबर कौन सा है? 6 है। ये खंड नंबर 7, 8, 9 इन खंडों की बात चल रही है। तो खंड नंबर 5 और 6 के बीच में मतलब यहाँ पे, खंड नंबर 6 और 7 मतलब यहाँ पे, खंड नंबर 7 और 8 मतलब यहाँ पे, और खंड नंबर 8 और 9 मतलब यहाँ पे। यहाँ पे पाए जाते हैं शुक्रग्राहिका छिद्र। क्या पाए जाते हैं? शुक्रग्राहिका छिद्र। कौन से खंडों में पाए जाते हैं? 5, 6 के बीच में शुक्रग्राहिका छिद्र, या फिर इसी को कहा जाता है शुक्रधानी छिद्र भी। क्या कहा जाता है? शुक्रधानी छिद्र। किसको बोला जाता है? कि शुक्रधानी छिद्र कौन से खंडों के बीच में पाए जाते हैं, ये चीज अपन को देखनी है। पहली चीज देखिए, प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है।
पर के बीचों बीच जो है मुख पाया जाता है और पर एक मांसल उभार पाया जाता है प्रथम खंड पर, जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है, जो बिल खोदने का और अंधेरे में उजाले का आभास कराने का काम करता है। अपन बाह्य संरचना देख रहे हैं केचुए की, तो 5-6 के बीच में कौन से 5वें और 6वें खंड के बीच में, 5वें और 6वें खंड के बीच में, 6वें और 7वें खंड के बीच में, 6वें और 7वें खंड के बीच में, 7वें और 8वें खंड के बीच में, और 8वें और 9वें खंड के बीच में, कौन सी 5-6 के बीच में, 6-7, 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में और 8-9 के बीच में। मतलब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र की 5-6, 6-7, 7-8 और 8-9, इनके बीच में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जो पट्ट पाए जाते हैं, इन पट्ट के ऊपर क्या पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं, जो जनन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करने का, शुक्र द्रव्य और जो प्रोस्टेट द्रव्य होता है उसको ग्रहण करने का, शुक्र ग्राहिका में भेजने का काम करते हैं। तो ये शुक्र ग्राहिका छिद्र कहाँ पाए जाते हैं सर, 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में और 8-9 के बीच में क्या पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। फिर चलते अपन थोड़ा सा आगे कि ये केचुए का शरीर था, अपन ने प्रथम खंड देखा, प्रथम खंड के ऊपर मुख देखा, मुख के सामने एक मांसल प्रवर्त देखा, ये देख लिया। दूसरा खंड देखा, तीसरा देखा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं बात करूं कौन से की, ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो शुक्र, इसको तो क्या बोल रहे थे, मांसल जो प्रवर्त था, इसको नाम दिया था अपन ने प्रोस्टोमियम, कि प्रथम खंड के ऊपर जो पाया जाता है मांसल उभार, उस मांसल उभार को क्या कहा जाता है, प्रोस्टोमियम क्या होता है, मांसल उभार होता है, क्या होता है, मांसल उभार होता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोस्टोमियम कहा जाता है। और प्रथम खंड को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम कहा जाता है, प्रथम खंड को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। ये बीचों बीच में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। फिर अपन ने देखा कि 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में और 8-9 के बीच में क्या पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र। तो केचुए में शुक्र ग्राहिका जो छिद्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, 5-6 के बीच में। शुक्र ग्राहिका जो छिद्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, 5-6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में क्या पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि शुक्र ग्राहिका छिद्रों के बाद में खंड नंबर 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक। इस प्रकार से केचुए के अंदर जो होते हैं कितने खंड होते हैं, 120 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, ये खंड संख्या कौन सा है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 120 है। तो खंड नंबर 1 हो गया, अपन मतलब 9 तक अपन बाह्य संरचना को देख चुके हैं। फिर बात करते हैं खंड नंबर 11, 12, 13, 14। तो जो खंड नंबर 14 है, 15 है और 16 है, ये तीनों खंड आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। कौन कौन से खंड, खंड संख्या 14, 15 और 16 तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। जिसे 14, 15, 16 इससे क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम। क्या तो बताएं एक बार क्या होता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या होती है, ग्रंथिल संरचना होती है, जो कौन से खंडों से मिलकर बनी होती है, खंड संख्या 14, 15 और 16 कि खंड नंबर 14, 15 और 16 ये तीन खंड मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं कि ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। ये जो क्लाइटेलम होता है ये कोकून निर्माण का काम करता है। किसका निर्माण करता है, कोकून का निर्माण करता है। सर ये कोकून होता क्या है, इस कोकून के अंदर जो है केचुए अपने अंडे देता है, कि अपने अंडों को जो है कोकून के अंदर क्या करता है, बंद करता है। और ये जो कोकून है इसका निर्माण कौन सा भाग करता है, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम के अंदर जो ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, ये जो संरचनाएं है ये किसका, हार्मोनों का, पदार्थों का क्या करती है, स्त्रावण करती है, जिससे किसका निर्माण होता है, कोकून का निर्माण होता है। फिर अपन बात करते हैं इसी क्लाइटेलम के, तो खंड नंबर जो 14 है उसके अंदर कौन से खंड में, खंड संख्या जो 14 है इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। कौन से खंड में, खंड संख्या 14 के अंदर। कौन से खंड की बात चल रही है, खंड संख्या 14 की। तो 14वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है, एक छिद्र होता है, जो कैसा होता है सर, छोटा होता है। इस छिद्र को कहा जाता है मादा जनन छिद्र।
क्या कहा जाता है? मादा जनन छिद्र। तो क्वेश्चन अपन से पूछ लिया जाए कि मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो केचुए के जो 14वां जो खंड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? मादा जनन छिद्र पाया जाता है। कौन से खंड में? 14वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है? मादा जनन छिद्र पाया जाता है। कैसा होता है? इसकी संख्या, मादा जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है? एक। ध्यान रखना, मादा जनन छिद्र की संख्या केचुए के अंदर एक होती है, जबकि नर जनन छिद्र जो होता है उसकी संख्या केचुए के अंदर एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब 2 होती है। तो मादा जनन छिद्र की संख्या 1 होती है, जबकि नर जनन छिद्र की संख्या कितनी होगी? 1 जोड़ी होगी। तो अपन बात करते हैं 14, 15, 16 को क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। याद रखने का तरीका भी यही है अपना कि 14, 15, 16 क्लाइटेलम। 14, 15, 16 क्लाइटेलम की 14, 15 और 16 तीनों खंड आपस में संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त होकर क्या करते हैं कि ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम कहा जाता है। ये क्लाइटेलम के द्वारा किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण होता है। फिर मैं बात करता हूं खंड संख्या 17, 18 और 19 की। तो 18वां जो खंड होता है इसकी अधरीय सतह के ऊपर, कौन सी सतह पर है? अधरीय सतह के ऊपर क्या पाया जाता है? नर जनन छिद्र पाया जाता है। कौन सा छिद्र? नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। कौन से के ऊपर? 18वें खंड के ऊपर। ध्यान रखना, मादा जनन छिद्र संख्या में केवल 1 होता है, जबकि नर जनन छिद्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है। नर जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। अब आगे अगर बात करें कि नर जनन छिद्र के दोनों ओर, नर जनन छिद्र के दोनों ओर मतलब कौन से खंड में? 17वें खंड में और 19वें खंड में। कौन से खंडों की बात चल रही है? नर जनन छिद्र के दोनों ओर के जो खंड है, मतलब कौन से? 17वां खंड और 19वां खंड। कौन से खंडों की बात कर रहा हूं? 17वां खंड और 19वां खंड। इन दोनों खंडों की बात है। इन दोनों खंडों की मैं बात करूं तो इनके अंदर एक एक जोड़ी, दोनों में एक जोड़ी 17वें खंड में और एक जोड़ी 19वें खंड के अंदर क्या पाए जाते हैं? नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। कौन से खंडों में? नर जनन अंकुरक, या इसी को बोल सकते हैं ये मेल जेनाइटल पेपिला। क्या बोलेंगे इसको? मेल जेनाइटल पेपिला। तो मेल जेनाइटल पेपिला जो होता है वो कौन से खंडों में पाया जाता है? एक जोड़ी 17वें खंड में और एक जोड़ी 19वें खंड में। मतलब 17वें और 19वें खंड दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कि नर जनन छिद्र के दोनों ओर पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पाए जाते हैं। या तो अपन बोल सकते हैं कि क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी पाए जाती हैं। या फिर बोल सकते हैं कि एक जोड़ी 17वें खंड में पाया जाता है नर जनन अंकुरक, और एक जोड़ी 19वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है? नर जनन अंकुरक पाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं केचुए के बारे में कि अपन ने क्या क्या देखा। एक बार देखो, अपन ने सबसे पहले देखा प्रथम खंड। क्या चीज देखी अभी तक? एक तो देखा केचुए का प्रथम खंड। तो केचुए के प्रथम खंड को क्या कहा जाता है? पेरिस्टोमियम। केचुए के प्रथम खंड को क्या कहा जाता है? पेरिस्टोमियम। इसके अलावा अपन ने और क्या देखा? सर, केचुए का जो प्रथम खंड होता है, इस प्रथम खंड के बीच में क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख। की प्रथम खंड के बीच में क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, जो किस आकार का होता है? अर्धचंद्राकार आकार का होता है। जो किस आकार का होता है? अर्धचंद्राकार होता है। फिर इसी में आगे अगर बात करूं कि ये जो प्रथम खंड होता है इसके ऊपर एक मांसल उभार लटका हुआ रहता है। क्या लटका हुआ रहता है? मांसल उभार लटका हुआ रहता है। इस मांसल उभार को या इस मांसल प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। तो प्रोस्टोमियम किसे कहा जाता है? कि केचुए के शरीर के ऊपर, केचुए के शरीर के ऊपर जो मांसल प्रवर्ध लटका हुआ रहता है, उस शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपर भी कौन से खंड पर? प्रथम खंड के ऊपर जो मांसल उभार या मांसल प्रवर्ध जो लटका हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ये बिल खोदने का काम करता है, और इसके अलावा और क्या करता है कि अंधेरे में उजाले का आभास करवाता है। अंधेरे में उजाले का क्या करवाता है? ये आभास करवाता है। फिर अगर बात करूं मैं खंड नंबर, देखिए अपने 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? शुक्रग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। तो शुक्रग्राहिका छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में और 8-9 के बीच में कौन से छिद्र पाए जाते हैं? शुक्रग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे कि इसके अलावा क्या देखा अपन ने कि 14वें खंड के अंदर, कौन से खंड की बात कर रहा हूं? 14वें खंड के अंदर एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? मादा जनन छिद्र।
तो मादा जनन छिद्र जो होता है केचुए के कौन से खंड में स्थित होता है? 14वें खंड के अंदर स्थित होता है। खंड संख्या फिर देखा अपन ने कौन सा? 14, 15, 16, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। कि खंड संख्या 14, 15 और 16 तीनों मिल जाते हैं, तीनों संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं। संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण करते हैं। इस ग्रंथिल जो संरचना होती है 14, 15, 16, इसे क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। और ये जो क्लाइटेलम होता है इसी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? कोकून का। कि कोकून का जो निर्माण करने का काम है केचुए का कौन सा भाग करता है? क्लाइटेलम भाग करता है, जो 14, 15, 16 तीनों खंड संयुक्त होकर बनाते हैं। फिर इससे आगे अपन ने देखा कि खंड संख्या 18 की बात करें तो 18वें खंड की अगर मैं बात करूं तो 18वां जो खंड होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी नर जनन छिद्र। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी नर जनन छिद्र। तो नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाए जाते हैं? 18वें खंड में। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाए जाते हैं? 14वें खंड में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? सर केवल एक पाया जाता है। मादा जनन छिद्र एक होता है, जबकि नर जनन छिद्र कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। फिर बात की नर जनन छिद्र के दोनों ओर, मतलब दोनों ओर मतलब क्या हुआ कि 18वें खंड से मतलब एक खंड पहले 17वां खंड और एक खंड बाद में मतलब 19वां खंड। इन दोनों खंडों के अंदर 17वें खंड में और 19वें खंड के अंदर एक जोड़ी तो इसमें होते हैं नर जनन अंकुरक। तो एक जोड़ी नर जनन अंकुरक तो कौन से में होते हैं? 17वें में। और एक जोड़ी नर जनन अंकुरक कौन से में होते हैं? 19वें खंड में। तो जनन अंकुरक जो होते हैं वो कौन से खंड में पाए जाते हैं? एक जोड़ी 17वें खंड में, एक जोड़ी 19वें खंड में क्या पाए जाते हैं? नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। फिर अगर आगे अपन बात करें इसी के अंदर केचुए की बाह्य संरचना की बात करूं तो केचुए के शरीर की जो अंतिम खंड होता है, केचुए के शरीर का जो अंतिम खंड होता है, इस अंतिम खंड के ऊपर क्या पाई जाती है? गुदा पाई जाती है। अंतिम खंड के ऊपर क्या पाई जाती है? गुदा पाई जाती है। इसलिए अंतिम खंड को जो है, इस गुदा वाले खंड को क्या कहा जाता है? गुद्दीय खंड भी कहा जाता है। कौन सा खंड कहा जाता है? गुद्दीय खंड भी कहा जाता है। इसी को जो है एनल खंड भी कहा जाता है। कौन से खंड को? केचुए का अंतिम खंड क्या कहलाता है? एनल खंड कहलाता है। इसी के अलावा आगे अगर बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है? पाइजीडियम भी कहा जाता है। केचुए के अंतिम खंड को क्या कहा जाता है? पाइजीडियम भी कहा जाता है। तो याद रखने का तरीका यह है कि केचुए का प्रथम खंड पेरिस्टोमियम के बीचों बीच मुख पर पाया जाने वाला मांसल उभार प्रोस्टोमियम और अंतिम खंड पाइजीडियम। कि प्रथम खंड जो होता है केचुए का पेरिस्टोमियम के बीचों बीच क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। और प्रथम खंड पर जो मांसल प्रवर्ध लटका हुआ रहता है मुख के सामने, उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। और अंतिम खंड को क्या कहा जाता है? पाइजीडियम कहा जाता है। ये तो बात हुई केचुए की बाह्य संरचना की। लेकिन बाह्य संरचना में एक चीज और, केचुआ किसके द्वारा चलता है? इसकी टांगे कैसी होती है? किसके द्वारा ये गमन करता है? जिसके द्वारा टांगे कैसी होती है इसकी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो गमन अंग होता है केचुए का वो कौन सा होता है? तो केचुए के जो गमन अंग होते हैं उसे कहा जाता है सूकिया सेटे। क्या कहा जाता है? सूकिया सेटे। तो ये जो सूकिया सेटे होते हैं कैसे होते हैं कि केचुए का शरीर अभी तक अपन ने देखा कि कैसा होता है? खंडों के अंदर बटा होता है। तो केचुए का शरीर इस प्रकार से जो है अलग अलग खंडों के अंदर बटा हुआ है। इस खंडों के ऊपर प्रथम खंड के ऊपर जो है मांसल उभार भी है, मुख भी पाया जाता है अर्धचंद्राकार। तो ये जो खंड है इनके ऊपर किस आकार का है? अगर बात करें सूकिया सेटे की तो ये जो पैर होते हैं, ये मान सकते हैं कि केचुए के क्या होते हैं? ये पैर होते हैं। कौन? गमन अंग होते हैं सूकिया सेटे, जो किस आकार के होते हैं? एस आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? अंग्रेजी का जो एस होता है उस आकार के क्या पाए जाते हैं? जो सूकिया सिटी है वो किस आकार के पाए जाते हैं? एस आकार के पाए जाते हैं। ये जो सूकिया सिटी जो होते हैं, एस आकार के जो पैर होते हैं केचुए में, प्रथम खंड पर भी नहीं होते हैं और अंतिम खंड के ऊपर भी नहीं होते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो क्लाइटेलम, ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये कौन सा पार्ट है? क्लाइटेलम। ये क्या है? क्लाइटेलम। कौन से खंडों को बोलते हैं क्लाइटेलम? 14, 15, 16, इन खंडों को क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। ये कौन सा खंड है? प्रथम खंड। कौन सा खंड है? प्रथम खंड। इस प्रथम खंड की बात करूं तो प्रथम खंड को ही क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। तो अपन बोल सकते हैं कौन सा? पेरिस्टोमियम खंड की बात करें। या फिर और कौन सा खंड है? ये मान लिया कौन सा है? अंतिम खंड है। ये कौन सा है?
अंतिम खंड है केचुए का। इसको क्या कहा जाता है? पाइजीडियम। अंतिम खंड को क्या कहा जाता है? पाइजीडियम। तो केचुए का प्रथम खंड पेरिस्टोमियम, अंतिम खंड पाइजीडियम। तो केचुए के अंदर ये जो सूक या सीटी होते हैं या एस आकार के केचुए के जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं? एक वलय के अंदर पाए जाते हैं। केचुए का शरीर जो होता है गोलाकार बेलनाकार होता है। बेलनाकार होने के कारण इसके जो पैर होते हैं वो भी कैसे? वलय के अंदर घुमावदार रूप के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जिस विन्यास को कहा जाता है पेरिकिटाइन विन्यास। उस विन्यास को क्या कहा जाता है? पेरिकिटाइन विन्यास। मतलब केचुए के जो पैर होते हैं, जो गमन अंग होते हैं सूक या सीटी, वो किस विन्यास के अंदर पाए जाते हैं? पेरिकिटाइन विन्यास के अंदर पाए जाते हैं, वलय के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? पेरिकिटाइन विन्यास। फिर बात करूं ये सूक या सीटी जो होते हैं, केचुए के जो पैर होते हैं, गमन अंग जो होते हैं सूक या सीटी, ये कौन से खंड पर पाए जाते हैं? सर प्रथम खंड को, अंतिम खंड को और क्लाइटेलम। प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम, इन तीनों को छोड़कर, प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम, इन तीनों को छोड़कर प्रत्येक खंड के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एस आकार के सूक या सेटे पाए जाते हैं। मतलब इसको छोड़ दे तो इसके ऊपर किस आकार के पाए जाते हैं? एस आकार के क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से केचुए के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? केचुए के गमन अंग पाए जाते हैं, जो किस आकार में होते हैं? एस आकार में होते हैं। तो इस प्रकार से केचुए के ऊपर एस आकार के पैर पाए जाते हैं, गमन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें सूक या सेटे कहा जाता है। ये जो सूक या सेटे हैं एस आकार के होते हैं, लेकिन इनका बीच का जो भाग होता है वो कैसा रहता है? फुला हुआ रहता है। दिखाई दे रहा है आपको कि केचुए के जो सूक या सेटे हैं, इनका बीच का भाग कैसा रहता है? फुला हुआ रहता है। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है नोड्यूलस। इस फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? नोड्यूलस। ये बात हुई केचुए के शरीर की बाह्य संरचना की। अब देखो केचुए के शरीर की बाह्य संरचना, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केचुए के शरीर में क्या चीज अनुपस्थित होती है। तो केचुए के शरीर में देखो, एक तो नेत्र नहीं होते हैं, पहली चीज तो क्या चीज नहीं होती है? नेत्र क्या होते हैं? केचुए में अनुपस्थित होते हैं। तो सर फिर केचुआ देखता किसके द्वारा है? प्रोस्टोमियम के द्वारा। कि प्रोस्टोमियम जो होता है प्रथम खंड पर पाया जाने वाला, वो क्या करता है? केचुए को अंधेरे के अंदर उजाले का आभास करवाता है। तो उसी के द्वारा आभास, उसी आभास से केचुआ क्या करता है? गमन करता है, चलता है। तो मतलब अगर बात करूं मैं, नेत्र क्या होते हैं? केचुए के अंदर अनुपस्थित होते हैं। दूसरी चीज बात करूं मैं सिर की, तो केचुए के अंदर सिर भी क्या होता है? अनुपस्थित। कि केचुए में नेत्र भी अनुपस्थित होते हैं और सिर भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये बात कर की अपन ने किसकी? केचुए की बाह्य संरचना की। कि केचुए की जो बाह्य संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। क्या देखा अपन ने बाह्य संरचना में? कि प्रथम खंड देखा पेरिस्टोमियम, जिसे पेरिस्टोमियम कहा जा रहा था, के बीचों बीच मुख पाया जाता है, पर एक मांसल उभार पाया जाता है जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। यही चीज देखिए। फिर 5-6 के बीच में, 6-7 के बीच में, 7-8 के बीच में, 8-9 के बीच में शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाते हैं। 14वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है? नर जनन छिद्र पाया जाता है, जो संख्या में केवल एक होता है। 14, 15, 16 तीनों खंड मिलकर आपस में संयुक्त होकर एक ग्रंथि संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। फिर अपन ने देखा आगे कि खंड संख्या 18 के अंदर एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। फिर अपन ने देखा 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी नर जनन अंकुरक पाए जाते हैं। फिर देखा अपन ने सूक या सेटे की किसके द्वारा गमन करता है? तो सूक या सेटे जो होते हैं केचुए के प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम, प्रथम खंड, अंतिम खंड और क्लाइटेलम को छोड़कर प्रत्येक खंड के अंदर पाए जाते हैं, जो एस आकार के होते हैं। इनका बीच का भाग जो है फुला हुआ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? नोड्यूलस कहा जाता है। किस विन्यास के अंदर होते हैं? पेरिकिटाइन विन्यास के अंदर एक वलय के रूप में पाए जाते हैं, जिस विन्यास को बोलते हैं पेरिकिटाइन विन्यास। तो केचुए के अंदर जो टांगे होती है, गमन अंग जो